गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि गेहूं का अनावर्त या छिद्राकंड रोग क्या होता है। इसको कंप्लीट पढ़ लिया था। अभी इसके लक्षण क्या है, रोग चक्र क्या होता है, रोगजनक का नाम पढ़ लिया था, इसका रास प्रबंधन पढ़ लिए थे। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जौ का आवर्तकंड रोग कि भाई जौ जो होती है, ठीक है, इसके अंदर जो आपके आवर्तकंड रोग क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए जौ का आवर्तकंड रोग कि जौ का आवर्तकंड रोग क्या है इसकी देखिए चर्चा करते हैं कि जौ का आवर्तकंड रोग एक मुख्य रोग है। क्या रोग है ये? मुख्य रोग है जो बाकी रोगों की तुलना में बात करें तो सबसे ज़्यादा फैलता है। इस रोग का प्रकोप बात करें, इस रोग का प्रकोप कहाँ है? वैसे पूरे जहाँ जौ की खेती होती है वहाँ पे सभी जगह होता है, लेकिन पंजाब है, मुख्य रूप से हरियाणा है। इसके अलावा अपन बात करें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इसके अलावा आपके मध्य प्रदेश व बिहार। इन राज्यों के अंदर इसका प्रकोप अधिक देखा गया है। क्या देखा गया है? कि भाई इन राज्यों के अंदर इसका प्रकोप अधिक देखा गया है। और ये जो आपके, ठीक है, इस रोग को किस किस नाम से जाना जाता है अलग अलग जगह? तो इसको देखो कहानी भी कहा जाता है, कहानी बंद कुंडुआ। इसके अलावा इसे ढका हुआ कंडुआ, कुछ इस नाम से इसको क्या है जाना जाता है। इसके अलावा इस रोग के कारण फसल को औसतन आपके 25% तक हानि नहीं होती है। औसतन इसकी हानि जो है आपके कितनी देखी जाती है? 2.5%। कि भाई हानि कितनी देखी जाती है? इसकी वजह से जो कि जो फसल है उसमें 2.5% तक क्या होती है, अपन को आर्थिक नुकसान होता है। ठीक है, ये तो इसकी जानकारी होगी, सिंपल जानकारी कि भाई ये जो का आवर्तकंड है कौन कौन से राज्यों में मुख्यतः अधिक रूप से पाया जाता है, इसके क्या कहानी, बंद कंडुआ, ढका हुआ कंडुआ। ठीक है, इसका ये कुछ सामान्य नाम है जो आपके लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है इसको। और इस फसल के कारण 2.5% की क्या होती है आर्थिक हानि अपन को देखने को मिलती है। अब इस रोग के लक्षण की बात करते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं कि इस रोग के क्या लक्षण है। ठीक है, इसकी बात करते देखिए कि इस रोग के प्रथम लक्षण पौधे की बालियाँ निकलने पर ही क्या होते हैं पता चलता है। ये सब गेहूं के जैसा पौधा होता है, बिल्कुल बालियाँ निकलती है इसमें भी। तो इसमें क्या होती है, प्रथम लक्षण कब प्रकट होते हैं? जब बालियाँ निकलती है। प्रथम लक्षण बालियाँ में दाने लगेंगे, बालियाँ निकलने पर प्रकट होता है। इसके बाद जब दानों के स्थान पे क्या होता है, आपके कंडपुंज बनते हैं। कि दाने बनने होते हैं, दानों के स्थान पे क्या बनते हैं? आपके कंडपुंज बनते हैं। ठीक है, तो से क्या कहा जाता है, आपके बालियों के अंदर क्या होता है, दाने लगने जगह कंडपुंज बन जाते हैं, जिसमें क्या होता है आपको पता चलता भी है क्या हो गया, आपके पौधा है वो जौ का, ठीक है, जौ का पौधा जो आवर्तकंड रोग से संक्रमित हो गया है। इसके बाद में बात करें कि पौधे की रोगी बालियाँ होती है वो काली और क्या वह जली से दिखाई जाती है। कुंड का पता कैसा चलेगा? तो इसमें क्या होगा, पौधे की जो बालियाँ हैं वो कैसी हो जाएगी, बालियाँ जो है वो आपके काली व जली हुई दिखाई देती है, काली व जली हुई दिखाई देती है। और प्रत्येक अंडाशय, ठीक है, कि भाई प्रत्येक अंडाशय जहाँ से क्या होता है आपके भ्रूण बनता है, प्रत्येक अंडाशय सघन कंड बीजाणु समूह से भरे होते हैं। कि भाई जो आपके अंडाशय हैं इनमें क्या पाए जाते हैं, अंडाशय के अंदर सघन मतलब घने कंड, मतलब जो एक काली कजली वाली जो जली हुई संरचना दिखाई देती है, इस प्रकार के क्या होता है छोटे छोटे क्या हो जाते हैं काले कंड बीजाणु भर जाते हैं। इसके अंदर आपके अंडाशय के अंदर, अंडाशय क्या होता है सबसे ऐसे नीचे की तरफ होता है, इसमें फूली हुई संरचना होती है अंडाशय। और इसके बाद में बात करें अपन कि बाली के जितने भी सभी दाने जो होते हैं, ठीक है, कि बाली के सभी दानों के अंदर आप ये क्या होता है
कि बाले के सभी दाने जो होते हैं वो आपके कंड पुंजों के बीजाणुओं में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। कि जो दाने हैं वो किसमें बदल जाएंगे, आपके कंड बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाएंगे, कंड बीजाणु पुंज में परिवर्तित हो जाएंगे। पुंज मतलब हो गया ग्रुप, समूह कंड बीजाणुओं का, जिसमें काले रंग की क्या हो जाती है, ऐसे छोटे छोटे बहुत संरचनाएं बन जाती है। इस प्रकार ये परिवर्तित हो जाता है। और कंड पुंज होता है वो पतली मजबूत झिल्ली एवं तुषों के अवशेष से ढका होता है। तो उससे मतलब आगे जो संरचना निकली होती है लंबी भी, उससे क्या होते हैं, ढके होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आपके आवर्त कंड भी कहा जाता है। कि जो इनके कंड होते हैं, कंड वाले जो बीजाणु बनते हैं उसके ऊपर क्या, जैसे छोटे छोटे बीजाणु बन गए, इनके ऊपर क्या होती है, एक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, जो काफ़ी मजबूती से जुड़ी होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आवर्त खंड कहते हैं। पिछली बार पढ़ा जो होता है अनावर्त खंड, ये क्या आवर्त खंड, उसमें क्या झिल्ली कमजोर थी, चमकीली थी, हट जाती थी। इसमें झिल्ली मजबूती से जुड़ी होती है, पूरे क्या होते हैं, पैक होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आवर्त खंड कह कहते हैं। इसके बाद में बात करें इसके आगे और सोचना, देखिए इससे पहले थोड़ा सौरभ कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट कोई बात नहीं है। जैसे कंडपुंज आ गया, कंडपुंज मतलब कोई अलग संरचना नहीं है, मतलब जो आपके बीजाणु बनते हैं, जो संक्रमण फैलाते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो छोटे छोटे क्या होते हैं, कब ब्लैक ब्लैक रंग की संरचना बनती है, ग्रुप में बनते हैं, इसलिए पुंज कह दिया। बीजाणु मतलब जो संक्रमण फैलाने वाली जो चीज़ें हैं उनको बोल दिया। अब पुंज में भरे कंड बीजाणु एक प्रकार से क्या होते हैं, वसायुक्त पदार्थ की उपस्थिति के कारण आपस में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। कि पुंज में बीजाणु जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसकी वजह से जुड़े होते हैं, एक वसामयी उत्तक से जुड़े होते हैं। कि वह वसामयी जो उत्तक होता है, ठीक है, वसायुक्त होता है, वसामयी उत्तक से क्या होते हैं, आपके जुड़े हुए पाए जाते हैं। कि वसायुक्त जो पदार्थ पाया जाता है, वसायुक्त उत्तक पाया जाता है, या पदार्थ जो होता है उसकी सहायता से क्या होता है, आपस में चिपके हुए रहते हैं, जैसे ही अलग अलग नहीं होते हैं। और आपके पुष्पों के सभी भाग जो होते हैं वो कंड बीजाणुओं में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब संक्रमण बढ़ेगा तो पुष्प के जितने भी भाग हैं, पुष्पों के सभी भाग, ठीक है, किस में बदल जाते हैं, कंड पुंज में बदल जाते हैं। पूरी संरचना क्या हो जाती है, धीरे धीरे ब्लैक होने लग जाती है, दानव रूप में बदल जाती है। और इस पुंज की झिल्ली क्या होती है, खलियान में गहराई के समय टूट जाती है। कि जो इसकी जो पुंज है वो खलियान वाला जो कचरा पड़ा था, चारा पड़ा था, वहाँ पे क्या हो जाती है, झिल्ली टूट जाती है, ठीक है। और झिल्ली टूटती है तो क्या होते हैं, कंड बीजों में बिखर कर क्या हो जाते हैं, स्वस्थ बीजों से चिपक जाते हैं। और बीज जो कंड बीज है वो क्या हो जाते हैं, झिल्ली टूटने की वजह से जो है आपके कंड बीजाणु वो बाहर निकल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और स्वतंत्र हो जाते हैं और दूसरे बीजाणु से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार से क्या होते हैं कि भाई शुरुआत में क्या होता है कि जो कंड बीजाणु होते हैं ये किससे जुड़े होते हैं, वसाई में उत्तक या पदार्थ से जुड़े होते हैं। और पुष्पों के सभी भागों तक कंड पुंज पा जाते हैं। और जैसे ये खलियान होते हैं जो चारा पड़ा रहता है, वहाँ की गहराई में जब जाते हैं तो ये कंड बीजाणु क्या हो जाते हैं, आपके बिखर जाते हैं, झिल्ली फट जाती है। और ये क्या करते हैं, बिखरने के बाद स्वस्थ बीज जो होते हैं उन बीजों से चिपक जाते हैं, जो कि स्वस्थ बीज होते हैं उनसे चिपक जाते हैं। और अगली जो है उसमें संक्रमण फैलाने के लिए, अगली पीढ़ी में संक्रमण फैलाने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। फिर अब देखिए इसकी बात करते हैं रोगजनक की। ठीक है, देखिए रोगजनक मैंने आपको कहा था सबसे महत्वपूर्ण याद करना है। इसका रोगजनक है एस्टिलेगोहोडाई। एस्टिलेगोहोडाई, एस्टिलेगो क्या हो गया, होडाई हो गया, होडाई। ठीक है, ये आपके क्या हो गया, रोगजनक का नाम हो गया। अब रोगजनक आपको पता है। और एस्टिलागो क्या है, आपके कवक है। इसकी बात करते हैं कि रोगजनक के जो कंड बीजाणु होते हैं वो गोलाकार से क्या हो जाते हैं, दीर्घवर्ती हो जाते हैं। कि जो बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, फिर किस में बदल जाते हैं, धीरे धीरे दीर्घ आपके वृत्त संरचना बदल जाते हैं, दीर्घवर्ती हो जाते हैं। ठीक है, दीर्घवर्तीय और मोटी भित्ति युक्त क्या हो जाते हैं, दीर्घवर्तीय और मोटी भित्ति युक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दीर्घवर्तीय और मोटी भित्ति युक्त हो जाते हैं। और एक कोशिकीय और चिकने होते हैं। कैसे होते हैं, वे एक कोशिकीय, वे चिकने क्या हो जाते हैं, एक कोशिकीय वे चिकने हो जाते हैं। और ये समूह में क्या होते हैं, आपके गहरे भूरे रंग के होते हैं। कि समूह में कैसे होते हैं, गहरे भूरे रंग से कैसे बदल जाते हैं, काले रंग के। कि समूह में कैसे होते हैं, गहरे भूरे रंग के तथा गहरे भूरे रंग से क्या हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं। कि वे गहरे भूरे से किस में कैसे हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं। और अकेले रहते हुए क्या होते हैं, हल्के भूरे होते हैं।
ये तो समूह की बात है कि जब ग्रुप में रहते हैं, पुंज में रहते हैं, एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। अकेले रहते हैं, अकेले रहेंगे तो कैसे होते हैं आपके, कि जो अकेले होते हैं हल्के बुरे रहते हैं। कैसे हो गए, हल्के भूरे रंग के ये पाए जाते हैं। और नमी की उपस्थिति में ये अंकुरित होते हैं और 3 पट युक्त प्राक कवक तंतु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नमी में क्या होते हैं आपके, जब नमी होती है, मौसम में आर्द्रता रहती है, ठीक है, धूप कम रहती है, बारिश का मौसम जैसा रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं नमी। तो नमी के समय क्या होते हैं आपके, कि जब नमी रहती है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। तो नमी की उपस्थिति में क्या होते हैं, नमी की उपस्थिति में अंकुरित रहते हैं, कि वे नमी की उपस्थिति में क्या हो जाती है आपके, अंकुरित हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं आपके, 3 पट युक्त प्राक मतलब अपरिपक्व प्राक कवक तंतु बनाते हैं। और मैंने आपको पट युक्त और पट रहित के कवक तंतु की बात बता दी। और फिर ये क्या होते हैं, 4 कोशिकाओं में विभक्त होते हैं, ठीक है। 3 पट युक्त किसमें बदलते हैं, 4 कोशिकीय संरचनाओं में बदलते हैं। 4 कोशिकीय अवस्था में क्या हो जाते हैं आपके, विभक्त हो जाते हैं। और प्रत्येक खंड पे क्या होते हैं, बीजाणु बनते हैं। और ये बीजाणु क्या होते हैं, गुणन करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं और संक्रमण फैलाते हैं, कि वो 4 कोशिकीय अवस्था बनेगी। ये 4 कोशिकीय अवस्था क्या होते हैं, विभक्त होती है, टूटती है, जिससे प्रत्येक खंड से क्या होता है कि बीजाणु बनता है। और ये बीजाणु जो होते हैं अपन गुणन मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करके क्या करते हैं, संक्रमण को फैलाते हैं और संक्रमण इनसे बढ़ता जाता है। किस प्रकार से इनका क्या होता है, संक्रमण फैलता है। इसके आगे बात करें अपन रोग चक्र की, कि भाई रोग चक्कर किस प्रकार से होता है। रोग चक्कर की बात करते हैं, देखिए इसकी बात करते हैं रोग चक्कर की, ठीक है, कि वो डिजीज साइकिल है, किस प्रकार से रोग फैलाते हैं। अब आगे बात करते हैं रोग चक्कर की। अभी जो पढ़ा है रोगजनक के बारे में पढ़ा, कि जो आपके एस्टी लगोहुडाई है, ये किस प्रकार से संक्रमण फैलाता है, ठीक है, इसकी क्या अवस्थाएं होती है। अब पूरा डिजीज साइकिल पढ़ेंगे, रोग चक्र। रोग चक्कर की बात करते हैं, देखिए कि खलियान में जब स्वस्थ बीज के साथ कंडयुक्त बीजों की गहराई क्या हो जाती है आपके, की जाती है, तो बीजाणु क्या करते हैं, स्वस्थ बीजों पर चिपक जाते हैं। कि भाई खलियानों में, खेतों के अंदर आपके क्या होता है, जो स्वस्थ पौधे होते हैं उनके बीज के साथ क्या हो जाते हैं, कंडयुक्त बीज चिपक जाते हैं। तो स्वस्थ बीजों के साथ कंडयुक्त बीज क्या हो जाते हैं आपके, चिपक जाते हैं। और इसलिए ये क्या है, बाह्य बीजोड़ रोग है, कि बीज में पहले से नहीं होता। ये तो खेतों में जब आपकी गहराई की जाती है, ठीक है, फसलों, तब ये क्या होता है, रोग फैलता है। गहराई में थोड़ा खड्डे बना के थोड़ा निराई जैसा कार्य किया जाता है, तब ये रोग फैलता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाह्य बीजोड़ रोग। बीजोड़ मतलब जो बीज में हो उसे बोलते हैं अंत्य बीजोड़, और बाद में आए बीज के बाद में संक्रमण हो तो उसे क्या बोलते हैं, बाह्य बीजोड़। तो ये क्या है, बाह्य बीजोड़ प्रकार का रोग है। जब संदूषित बीजों को बोया जाता है तो कंड बीजाणु अंकुरित होकर 4 कोशिकीय प्राक कवक तंतु उत्पन्न करते हैं। कि जो संक्रमित जो बीज है उनको बोलते हैं, तो क्या होता है, संक्रमित बीज होने से 4 कोशिकीय भी पड़ा था, कि 4 कोशिकीय प्राक कवक तंतु क्या होती है आपके, ये संरचना बनाते हैं। ये बात की थी, प्राक कवक तंतु की उत्पन्न होते हैं, जिसपे क्या होता है आपके विपरीत आवेश के बीजाणु बनते हैं। और इन बीजाणुओं के अंकुरण होने से क्या होता है, जनन नलिका बनती है। कि बीजाणु जो होते हैं इनमें क्या होता है, अंकुरण होने से क्या बनती है, जनन नलिका बनती है। क्या बनती है आपके, जनन नलिकाएं बनती है। और ये जो नलिकाएं होती है, विपरीत उद्भव के जनन नलिकाएं आपस में क्या होती है, मिलकर अंकुरित होती है। इसमें 2 आवेश के, एक धनात्मक आवेश कह सकते हैं, ऋणात्मक, या 2 अलग अलग संरचनाएं बनती है बीजाणु की, ठीक है। और ये 2 अलग अलग जो आपके आवेश वाली जो बीजाणु होते हैं वो क्या करते हैं आपके, ये जनन नलिकाएं आपस में जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए एक बीजाणु जो प्लस आवेश का है, एक बीजाणु आपकी ऋणात्मक आवेश का है, इन दोनों की जनन नलिकाएं जो है आपस में जुड़ जाएगी। और जनन नलिका जुड़ने से की वजह से क्या हो जाता है आपकी, ये द्विकेंद्र के संक्रमण सूत्र बनाते हैं। जैसे ये N है, ठीक है, और ये भी N है, दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी, द्विगुणित या आपके द्विकेंद्र की संरचना बन जाती है, ठीक है। द्विकेंद्र के संक्रमण फैलाएंगे। और ये द्विकेंद्र के संक्रमण जो होते हैं आपके सूत्र बनाते हैं, जो पौधे के अंकुरित होते बीजों के प्रांकुर को क्या कर देते हैं, संकेंद्रित करते हैं। और ये द्विकेंद्रीय संक्रमण जो होता है, जैसे मान लीजिए पौधे का अंकुरण हुआ
और ये आपके परांकुर से प्रो बनेगा, तो यही परांकुर की अवस्था में इसको क्या कर देंगे, पौधे को क्या कर देंगे, संक्रमित कर देंगे। और पौधे को संक्रमित होने से उसकी वृद्धि के साथ साथ बढ़ता रहेगा। ये जैसे उसकी वृद्धि होगी, ये साथ साथ में संक्रमण भी बढ़ता जाएगा। और आपके क्या होगा कि ये अंडाशय में जाकर क्या करता है, शाकित हो जाता है। और फिर ये क्या होता है, परांकुर से जैसे अंडाशय बनेगा तो ये अंडाशय में चला जाएगा ऐसे, और उसको क्या कर देगा, उसमें जाकर शाकित हो जाएगा, ऐसे अपनी संख्या बढ़ा देगा। तो ये क्या होता है, अंडाशय में शाकित हो जाता है, अंडाशय में जाकर शाकित हो जाता है। अंडाशय में क्या हो जाएगा, आपके शाकित हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है कि प्रत्येक खंड एक कंड बीजाणु में परिवर्तित हो जाता है। और जितने शाकित होगा, जैसे ब्रांचेज निकली, और प्रत्येक भाग जो क्या करेगा, कंड का निर्माण करेगा। और ये जो आपके कंड है, ये क्या करते हैं, कंड बीजाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। कि जो कंड बनेंगे, ये कंड किस में बदलेंगे, बीजाणु में बदलेंगे। और ये बीजाणु जो है आपके पुनः स्वस्थ बीजों के साथ क्या करते हैं, गाही करने पर उन्हें संक्रमित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गाही करने पर क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। गाही मतलब जो बीजों को क्या होता है, बोया जाता है, ठीक है। एक तो क्या हो जाता है, आपके संक्रमित हो जाते हैं। तो कंड बीजाणु जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्वस्थ पौधे के बीजों के साथ क्या होते हैं, गाही मतलब गहराई में चले, थोड़ी इसकी आसपास में चले जाते हैं, उसको क्या करते हैं, संक्रमित करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं, इसके प्रबंधन की बात करते हैं कि भाई प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी क्या रचना है, इसकी बात करेंगे। देखिए कि प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है, इसकी बात करते देखिए। देखिए प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन आपको पता, पहले सबसे पहले क्या था प्रबंधन में, शस्य प्रबंधन। शस्य प्रबंधन अपन क्या पढ़ते हैं कि भाई खेत में हल चला के या कुछ फसल चक्र अपना के क्या करते हैं, रोग को रोकने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि बीजों का चयन ऐसे खेत की फसल से करना चाहिए जो क्या हो, रोग मुक्त हो। तो पहला पॉइंट हो गया आपके बीजों का चयन ऐसे खेत की फसल से करना चाहिए, ऐसे खेत की फसल से करना चाहिए जो रोग मुक्त हो, क्या हो, रोग मुक्त हो। दूसरे पॉइंट की बात करें तो संक्रमित पौधे की बाली को किसी कागज, क्या देखते हैं कि संक्रमित पौधे की बाली को किसी कागज या लिफाफे में ढक कर पौधे को उखाड़ देना चाहिए तथा इसे मिट्टी में दबा देना चाहिए। कि भाई क्या करना चाहिए, संक्रमित पौधे की जो बाली है इसको कागज या लिफाफे में क्या करें, ढक कर, वैसे ताकि उसका संक्रमण है उसमें जो बीजाणु अखंड वो गिरे नहीं किसी ज़मीन पे या दूसरे पौधे पे, उसको क्या करते हैं, ढक के अच्छे से, फिर उस पौधे को काट के बाहर फेंक देना चाहिए, जिससे क्या हो, पौधे का संक्रमण है वो दूसरे पौधे में नहीं फैले। तो ये आ गया आपके शस्य प्रबंधन के अंदर। इसके आगे बात करते हैं जैविक प्रबंधन की। तो भाई जैविक प्रबंधन क्या है, देखो जैविक प्रबंधन में अपन बात करते हैं प्रतिरोधी किस्मों की, कि भाई ऐसी कौन सी किस्में हैं जिनके माध्यम से यह जो है संक्रमण है, जो आवर्तन रोग है, इसको नियंत्रित किया जा सके। तो इसमें पहली है आपके C163 जो आपके क्या है, असंक्रमणीय है,
असंक्रमणीय हैं। ठीक है, और फिर है आपके BJ 13, 14, 24, 26, 28, 29, BJ 309, 144 को उगाया जाना चाहिए। इनको बोने से क्या होता है, इस रोग के संक्रमण के चांसेस क्या हो जाते हैं, नहीं के बराबर या ख़त्म हो जाता है। तो इन उपचारों की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इसके संक्रमण को कम कर सकते हैं। ठीक है, जो आवर्तन रोग जो है इसके संक्रमण को अपन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बात करते हैं, रासायनिक प्रबंधन की बात करते हैं। लास्ट प्रबंधन है रासायनिक प्रबंधन। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखिए कि रासायनिक प्रबंधन किस केमिकल की सहायता से ये जो आपके बाह्य विजोट रोग, जो आवर्तन रोग है, इसको रोका जा सकता है। जो कंड बनते हैं काले रंग के आपके, इनके संक्रमण को रोका जा सके। जो इनकी द्विकेंद्रिक अवस्था बनती है, जो अंडाशय में जाकर शाखान्वित हो जाती है, और प्रत्येक शाखा क्या करती है, आपके रोग फैलाती है, बीजाणु बनाती है, और ये बीजाणु स्वस्थ पौधे में जाकर स्वस्थ बीजों को संक्रमित करते हैं, जैसे दूसरे पौधों को भी संक्रमित कर देते हैं। तो अपन रासायनिक प्रबंधन बात करते हैं। तीसरा क्या आपके रासायनिक प्रबंधन। देखिए रासायनिक प्रबंधन में क्या है, बीजों को सर्वांगी कवकनाशी, बीजों को सर्वांगी कवकनाशी, कवक को नष्ट करने वाली जो आते हैं, टोटल जितने भी कवक उन सबको नष्ट करने वाले जो कवक, सर्वांगी कवकनाशी जो है ऑक्सी कार्बोक्सिन, क्या नाम है, ऑक्सी कार्बोक्सिन या ऑक्सीकार्बोक्सिन या कहा जाता है कार्बोक्सिन, कार्बोक्सिन, ऑक्सीकार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन की 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से क्या करना चाहिए, उपचारित करके रोग प्रबंध, उपचारित करके रोग प्रबंध किया जा सकता है। रोग प्रबंध किया जा सकता है। क्या हुआ, रासायनिक प्रबंधन क्या होता है, बीजों को जो सर्वांगी कवकनाशी होते हैं, जो संपूर्ण रूप से कवक को नष्ट कर देते हैं, ऑक्सीकार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन जो आता है मार्केट के अंदर, इसको क्या करना चाहिए कि भाई जो बीज बो रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 किलो बीज बो रहे हो या 1 किलो बीज बो रहे हो किसी फसल जगह पे, तो आप 1 किलो बीज बो रहे हो, उसको 2 ग्राम उसके अंदर क्या डालोगे, सर्वांगी कवकनाशी डालकर, ठीक है, उसको अच्छे से उपचारित करके उसके अंदर मिक्स करके फिर इस बीज को बोओगे आप इस केमिकल के, इसको बीजों को डुबोकर फिर बीजों को बोओगे, ताकि बीजों के अंदर संक्रमण नहीं हो, जो आवर्तन संक्रमण नहीं हो। तो 2 ग्राम डालना है 1 किलो के अंदर, और आप मान लीजिए 10 किलो ले रहे हैं तो उसके अंदर 20 ग्राम डालना है, क्या आपके ऑक्सीकार्बोक्सिन या कार्बोक्सिन, इसको डालकर अपन इसको नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या है कि भाई इसको जो आवर्तन रोग है उसको रासायनिक रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। इन सभी की सहायता से अपन क्या करते हैं, इस रोग को प्रबंधित करते हैं, इस रोग को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब देखिए अभी अपन ने पढ़ा इसके बारे में कि भाई सबसे पहले देखिए जितने भी रोगजनक जितने भी पढ़े हैं, चाहे जो आवर्तन रोग हो या से पहले वाला जो रोग हो, गेहूँ का अनावर्तन रोग हो, इन सभी के आपके रोगजनक याद करने, लक्षण लगभग काफ़ी हद तक इनके क्या है, समान है। ठीक है, जैसे गेहूँ वाले सभी लक्षण गेहूँ हैं, जो इनकी बालियों में लक्षण दिखाई देते हैं, फिर इनमें पत्तियों में दिखाई देते हैं। फिर इनकी बात करें, ये बीजाणु के द्वारा फैलते हैं। गेहूँ में पढ़ा था यूरेडियम बीजाणु, टीलियो बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु, इसीडियो बीजाणु। ठीक है, तो इनमें क्या है कि ये बीजाणु जो होते हैं आपके काले रंग के ज़्यादातर संक्रमण फैलाते हैं। ठीक है, अब ये आपके जौ का गेहूँ का पूरा हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो है वो पढ़ेंगे सरसों का, आपके पढ़ेंगे सरसों का सफ़ेद रोली रोग, कि जो सरसों होता है उसमें सफ़ेद जो धागे धब्बे बन जाते हैं, वो किस वजह से बन जाते हैं, उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसकी जो बात है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक जो पढ़ाया है, ठीक है, जैसे ही आपके चैप्टर कंप्लीट होगा मैं आपको एक सारणी बनाऊंगा, उसमें जितने भी रोग हैं उनके रोग के नाम, उनके रोगजनक के नाम एक साथ में लिखा दूंगा, वो याद कर लीजिए। आपकी 50% जो टेंशन है वो कम हो जाएगी, क्योंकि रोगजनक याद होने के बाद लक्षण, रासायनिक प्रबंधन, शस्य प्रबंधन में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है।
ठीक है। थोड़ा रोग साइकिल जो है, रोग डिजीज साइकिल जो है, रोग कैसे फैलता है, क्या होता है, उसके बाद थोड़ा उसको ध्यान से देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अभी तो जो अपने पढ़े 5 है, जो गेहूँ वाले 4 थी आपके, ठीक है, और ये जो का हो गया, इसकी सबका आपको अच्छे से रोगजनक, इनकी डिजीज साइकिल और जो बीजाणु, यूरिडियम बीजाणु, बेसिडियम के बारे में पढ़ना है, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, बाकी जो है अपन सरसों का रोली रोग जो है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि भाई सरसों का रोली रोग जो है वो किस प्रकार से फैलता है और जो किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, इसकी बात किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।